अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। सो व्यूअर्स, मौसम में हमने बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली देखी, लेकिन मैं नोट कर रही थी कि आज कल भी जो दिन के औकात हैं उनमें हमें गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन यस, जब रात होती है सो हम एक खुनकी जो है वो महसूस करते हैं। स्पेशली जो घरों के निचले पोर्शंस हैं वहाँ पर अब मुझे नहीं लगता एसी वगैरह की असद ज़रूरत होती है, पंखे के साथ भी गुजारा हो जाता है। आई डोंट नो अबाउट द अपर पोर्शंस, ऑब्वियसली वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है, सर्दी आए तो वहाँ पर सर्दी की शिद्दत भी ज़्यादा होती है। लेकिन यस, मौसम में हमने तब्दीली देखी है ओवर द लास्ट फ्यू डेज़, लेकिन ये रात के औकात में हुई है। दिन के औकात में अभी भी मौसम गर्म है, खुश्क है और आइंदा भी चंद दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। सो वेदर के हवाले से तो ये अपडेट है। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आऊँगी। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जनाब के पासपोर्ट के इजरा में एहतियात और जांच पड़ताल का अमल, इसको बढ़ा दिया गया है। अब ज़्यादा जांच पड़ताल होगी, ज़्यादा एहतियात बरती जाएगी और इसके साथ साथ जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो अब आपको विद इन 21 डेज़ जो है वो मिला करेगा। इसके साथ साथ अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो यस, उसके लिए 5 दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पासपोर्ट ऑफ़िस के जो औकात कार हैं वो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। जुम्मे को यही जो टाइमिंग्स हैं वो 12 बजे तक होंगी, यानी 1 बजे तक नहीं होंगे, सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक होंगे। सो ये एक अपडेट थी जो हमने सोचा देखने वालों के साथ शेयर की जाए। वैसे ही आजकल पासपोर्ट ऑफिसेज़ में बहुत रश है और हर कोई चाहता है उसका पासपोर्ट बन जाए। बहुत से लोग जो हैं वो बेचारे मौशी हालात की वजह से इतने तंग आ रहे हैं कि उनका दिल करता है कि बस अब हम पाकिस्तान छोड़ें और किसी दूसरे मुल्क में जाएं और वहाँ पर जाके अपना गुजर बसर करें। एनी हाउ, आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और जनाब पाकिस्तानी जोड़े ने दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मोनास्लो इसको सर कर लिया है। कोपे माँ है बैरिस्टर अहमद अजीज़, इन्होंने अपनी वाइफ के हमरा जो है मोनास्लो को सर किया है। अच्छा, नॉर्मली हम कपल जैसे बहुत कम देखते हैं, मतलब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं कि जी अच्छी खुशगवार ज़िंदगी के लिए मेंटल कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये देखें कि आपकी हॉबीज़ मिलती हों, आपके एडवेंचर्स, आपको सेम चीज़ों का शौक़ हो, तो तब भी आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी हवाले से इस कपल का ये कहना था कि जब हमारी शादी हुई तो हम बहुत घुमा फिरा करते थे और हम हर 3 से 4 महीने के बाद कहीं न कहीं जा रहे होते थे, किसी न किसी चोटी को हम समिट कर रहे होते थे, हम इस तरह से एडवेंचर्स कर रहे होते थे। फिर हमने सोचा कि इस अंदाज़ में अब मुख्तलिफ़ चोटियों को सर किया जाए और उसी की ये एक कड़ी है कि जी मोनास्लो को अब इन्होंने सर किया है, एक साथ किया है। और तकरीबन इस काम में इनको अगर हम बात करें तो 3 से 4 महीने के बाद ये कहीं न कहीं जाते हैं। सो अब जो है बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसको सबमिट कर लिया है। अच्छा जी, अगली स्टोरी की तरफ आएँगे और अमेरिका की एमएम फाइटर 35 इयर्स की अम्बर लेब्रोक हैं। ये बेसिकली मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन अपने इस्लाम कबूल करने का या इस्लामी टीचिंग्स के बारे में ऑब्वियसली आगाही का, इस्लाम के बारे में जानने का जो क्रेडिट है ये अपने टीचर हैं मजीद हमीद, उनको देती हैं। और उनका ये कहना था कि जब ये मार्शल आर्ट कर रही थी इस दौरान इन्होंने बहुत से ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ऐसे बहुत से कॉम्पिटिशन थे जिसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। सो ही वाज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। और उस दौरान इन टीचर ने इनको इस्लाम के बारे में बताया, अल्लाह के बारे में बताया, कुरान के बारे में बताया और डिफरेंट चीज़ों को, जो मायूसी के हालात जिसमें हम सब मायूस हो जाते हैं, उससे रिलेट करके बताया। एंड शी गॉट वेरी इंस्पायर्ड कि इन्होंने इस्लाम जो था उसे कबूल कर लिया है। सो एक ये अपडेट थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ ये हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज के शो की हाईलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे और आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करना चाहेंगे हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। और आज शो में सबसे पहले हम हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में बात करेंगे कि जब इंसान एजिंग के प्रोसेस में आता है तो सबसे पहले उसका जो फेस है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है, आपके फेस पे रिंकल्स आने लग जाते हैं और जो एजिंग के असरात हैं वो सबसे पहले आपके फेस पर आना शुरू होते हैं। इसी के लिए बहुत सी ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन चूँकि ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स और क्रीम्स
इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अ, बहुत सी योगा टेक्निक्स ऐसी हैं जिससे आप अपनी स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं। आप अपने एजिंग का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या वक्त से पहले मतलब जो एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। और मुख्तलिफ योगा टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिससे आप अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने चेहरे की चर्बी इसको फ़ैट को रिड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपकी स्किन के अंदर मसल्स हैं उनको टाइट कर सकते हैं। तो ऐसी ही योगा टेक्निक्स आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ इस वक्त योगी नईम स्काइप पर मौजूद हैं। योगी नईम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ ज़रा उसको क्लियर करते हैं, ये कितना ऑथेंटिक है कि आप जवान दिख सकते हैं योगा के ज़रिए। बहन, जो योगा है ये तो ये कहता है कि 60 साल की उम्र में जवानी शुरू होती है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने 120 साल उम्र दी है, और अगर वो पहले मर जाता है या पहले उसकी जो है वो बुढ़ापा शुरू हो जाता है, तो वो लाजमी उसके जो है वो स्ट्रेस की वजह से, नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रेस है, जो नर्वस सिस्टम पे प्रेशर है, वो मेंटली डिप्रेस रहने की वजह से उसकी एज छोटी हो जाती है। और मेडिकल साइंस ने भी इसको यूं कहा कि यंग एज में अमवात की बड़ी वजह डीप स्लीप तक ना पहुंचना है। और डीप स्लीप तक ना पहुंचना मतलब ये कि आपके नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं होते जब डीप स्लीप तक आप नहीं पहुंच पाते। तो इंसानी जो एज है वो 120 साल है, और 60 साल की उम्र में जवानी शुरू होती है। योगा करने वाले जो हैं वो जवान रहते हैं 60 साल की उम्र से जवानी शुरू होके। और बाकायदा तौर पर इसमें कुछ ब्रीदिंग हैं, कुछ फेस आप को कह रहे हैं रिलैक्स रखने के 60 कुछ साल, नॉर्मल। 60 इयर्स? 60 ईयर्स, बिल्कुल 60 यानी ईयर्स कि की आप एज कह से रहे हैं कि जवानी ये शुरू होती जितने भी लोग अभी 60 को पहुंचने वाले हैं वो उनकी तो जवानी अब शुरू हुई है। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि जी 50 साल के बाद तो आपकी जितनी जिंदगी होती है वो बोनस पर होती है। है। बहन, ये योगा की साइंस के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको कि योगा ये कहता है कि आपकी 60 साल में जवानी शुरू होनी चाहिए। अगर आप उससे पहले जवान होके बुढ़ापे की तरफ चल पड़े हैं, तो ये आपके स्ट्रेस हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम आपका प्योर नहीं है, खाली नहीं है। आपके नर्वस सिस्टम पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। आपने नर्वस सिस्टम को बिजी रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो एज है वो वक्त से पहले जो है वो बढ़ रही है। आपका वक्त नहीं हुआ बुढ़ापे का, लेकिन आप बड़ा अच्छा, वक्त से ये पहले देखें, बुढ़ापा ले आए हैं। ये एक और चीज़ कि देखें एजिंग का प्रोसेस नॉर्मली ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता है ख़वातीन ज़रा मर्दों के मुकाबले में जल्द उन पे बुढ़ापा आने लग जाता है, या आपकी स्किन जो है उनमें झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। तो ये क्या वजह है किसी भी इंसान में, डिस्पाइट ऑफ द जेंडर, मर्द हो या औरत हो, किस वजह से एजिंग का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है? आप जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हैं, जल्दी आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लग जाते हैं? क्या अनासर ऐसे होते हैं? बहन, इसके लिए जो है ना, सबसे पहले तो एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आप जब दिमाग को खाली नहीं करते तो आपका चेहरा जो है वो बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है। ये पहली वजह है। आपका दिमाग जब खाली नहीं होता, हर वक्त स्ट्रेस, परेशानी, हम अक्सर स्ट्रेस को समझ नहीं पाते। स्ट्रेस जो है वो बेसिकली दिमाग की जो है वो कैपेसिटी से ज्यादा काम लेने को स्ट्रेस कहा जाता है। लाजमी नहीं कि आपको कोई परेशानी हो तो आप स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस ये है कि आप ओवरलोड हो चुके हैं मेंटली, आपके दिमाग की वो ताकत नहीं है, लेकिन आप उससे ज्यादा काम ले रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग। आप जो है वो लम्हा मौजूद जो थॉटलेस पोजीशन है वहां तक नहीं रहते। आप हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते हैं, तो वो आपके चेहरे पे बुढ़ापा लाजमी लेके आएगी ये चीज। आप हुँ। कुछ भी सोचें वो आपके लेके आएगा। सबसे पहले जब आपने देखा होगा, जब इंसान जब सोचता है तो उसका चेहरा बहुत सीरियस हो जाता है। तो जो सीरियस जब जब चेहरा सीरियस होगा तो चेहरा आपका खिंच जाता है, आपके चेहरे पे रौनक खत्म हो जाती है। और जैसे ही आप किसी वक्त मेंटली खुश होते हैं, आपको कोई खुशी मिलती है, तो चेहरा खिल उठता है। उस वक्त आपके हुँ। चेहरे पे रौनक आ जाती है, तालियां पकना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये आपके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। एक ये है आंसर आपके जो है वो बुढ़ापे का, चेहरे पे आने का। दूसरा, ब हम जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, एग्ज़ॉस्ट करते हैं। जब मसल से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है तो उसमें नमकियात की कमी होती है। और झुर्रियाँ पड़ने की असल वजह, जो लोग बहुत ज़्यादा पसीना निकालते हैं और फिर अपने नमकियात पूरे नहीं करते, वो पानी का इंटेक कम रखते हैं लेकिन पसीना ज़्यादा निकालते हैं, या फ्रूट्स नहीं खाते जो पानी वाले फ्रूट्स हैं, तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी पड़ना शुरू हो जाती हैं, बुढ़ापा जल्दी शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक और हो गया। तो तीसरी ये जो तो बड़ी आपने वजह है, बताया। अच्छा, अच्छा, एक और वजह भी है। ठीक है, कैरी ऑन प्लीज़।
जी, बहन तीसरी जो बड़ी वजह है वो है आपकी फ्रोज़न फूड। जब खाने का टेम्परेचर जो है वो बार-बार तब्दील किया जाए। हुँ। आपने पकाया, उसको फ्रीज़ कर दिया, फिर गरम किया ओवन में दोबारा खा लिया, फिर आपने फ्रीज़ कर दिया, बच गया या फ्रोज़न चीज़ें पैकेट की लेके तो योगा इसको कहता है तमासिक डाइट। योगा ये कहता है कि जब भी खाने का टेम्परेचर बार-बार ऊपर-नीचे होगा, ये आपके अंदर के टेम्परेचर को छेड़ेगा जिससे वक़्त से पहले आप बूढ़े हो जाएँगे। और ये वक़्त से पहले बुढ़ापे की बड़ी वजह आज के दौर में ये है कि हम फ्रोज़न चीज़ों पे चले गए हैं। हम ताज़ा पका के ताज़ा खाने के आदी नहीं रहे। जब तक लोग ताज़ा पका के ताज़ा खाते थे तो बुढ़ापा इतनी जल्दी चेहरे पे नहीं आता था। हुँ। यानी हमारी खुराक का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है हमारे एजिंग प्रोसेस के साथ। अच्छा, ये मैं आपसे एक और चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर ये कहा जाता है कि मर्दों के मुकाबले में जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा जल्दी बूढ़ी होने लग जाती हैं या उनका एजिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने लग जाता है। हालाँकि अगर हम देखें तो स्ट्रेस ज़्यादा मर्द ले रहे होते हैं। अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद यानी आप मोस्टली घरों में देखें तो ख़वातीन होती हैं, मर्द जो हैं उस घर के इंतकाल कर गए होते हैं। तो इन चीज़ों को देखें तो यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट आता है। लेकिन डू यू थिंक कि ये चीज़ सही है कि ख़वातीन चूँकि बच्चे पैदा करती हैं, काम-काज करती हैं, इन प्रोसेसेस से गुज़रती हैं, इस वजह से उनका एजिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे यहाँ एशियन कल्चर में और स्पेशली पाकिस्तान में ख़वातीन अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख रही होती। इज़ इट सो? बहन ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भई मर्द से ज़्यादा स्ट्रेस ख़वातीन लेती हैं। मर्द जो अगर स्ट्रेस लेता है तो मर्द बिज़ी रखता है अपने आप को कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा डाइवर्ट कर लेता है अपने दिमाग को मसरूफ़ियत की वजह से। ख़वातीन हुँ। जो है वो घर में बैठी हैं और घर में रहने की वजह से वो डाइवर्ट नहीं कर पाती। वो अगर किसी चीज़ में फँस जाती है तो उससे निकल नहीं पाती। वो उसी में कई महीनों तक उसी चीज़ को सोचती रहती हैं। तो जब तक डाइवर्ट नहीं करेंगी तो दिमाग खाली नहीं होता। तो मर्दों के लिए जो एडवांटेज ये है कि वो बाहर निकलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, कहीं आना-जाना होता है या कोई काम करते हैं, फिज़िकली मसरूफ़ियत होती है या एक जगह पैक नहीं होते। तो ख़वातीन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, उसकी वजह बड़ी ये है कि वो बाहर नहीं निकलती, अगर निकलती भी हैं तो वो अ, उस तरह नहीं निकलती जिस तरह मर्द जो है वो ओपनली जो है वो किसी भी जगह पे जा आ सकते हैं। ख़वातीन का ये बहुत बड़ा मसला एशियाई जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें ये है कि हम इसको ख़वातीन को बिल्कुल घर में पैक रखना चाहते हैं, बंद रखना चाहते हैं, जिसकी वजह हुँ। से उसका स्ट्रेस लेवल और बहुत क्योंकि ज़्यादा होता है। स्ट्रेस अंदर रहता है तो एजिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो क्या। अच्छा, इसके साथ-साथ अब हम आ जाते हैं उन योगा टेक्निक्स पर या उन योगा की एक्सरसाइज़ेज़ पर जो आपको जवान दिखा सकती हैं। सो प्लीज़ स्टार्ट हो जाएँ, आप बताएँ कौन-सी एक्सरसाइज़ योगा की ऐसी अब है जो हमें जवान दिखाएगी? कौन-सी एक्सरसाइज़ ऐसी है जो हमें हमारे एजिंग प्रोसेस को रोक देगी? कौन-सी ऐसी है जो आपका फेशियल फैट इसको रिड्यूस करेगी? बहन मार्मा पॉइंट्स के नाम से एक पूरा इल्म है योग के अंदर। आपके जो मार्मा पॉइंट्स हैं ये आपको जवान रखने के लिए हैं। 108 मार्मा पॉइंट्स हैं, लेकिन आज हम फेशियल के जो डिस्कस करेंगे चंद पॉइंट्स और बाकी पूरी बॉडी पे भी मार्मा पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम जो है वो सिर्फ फेशियल योगा को आज डिस्कस करेंगे। और पहला जो सबसे बड़ा जो लेसन है वो ये है कि हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जब आप सीरियस होते हैं तो आपका एज जो है वो जल्दी चेहरे पे आ जाती है। ज़्यादा सीरियस रहने के भी जो है वो फ़ायदे नहीं है, नुकसान है। अपने हुँ। दिमाग को रिलैक्स रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से जो है वो आपका चेहरा खिल उठता है। ये पहला आपका जो लेसन होगा और अब आते हैं मार्मा पॉइंट्स की तरफ। अगर आपके माथे के ऊपर लाइनें पड़ गई हैं, अक्सर हुँ। लोगों के माथे पे लाइनें पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा और आपने देखा होगा किसी की बहुत गहरी लाइनें होती हैं हुँ। और ये एक इसकी बड़ी वजह ये है कि हम ना अक्सर गुस्से में रहते हैं तो ऐसे आँखें बना के रखते हैं, चेहरा बना के रखते हैं तो उससे जो है वो आपके मसल सिकुड़ जाते हैं। हुँ। जिसकी वजह से ये लाइनें वाज़ेह होती हैं। लेकिन इसको कम करने के लिए जो मार्मा पॉइंट्स हैं, वो कैसे हमने इस्तेमाल करने हैं, ये चारों उँगलियाँ जो हैं, ये मिला लें और बिल्कुल नाक की जो हड्डी है, इसकी सीध में ऊपर नाखून जोड़ के बिल्कुल आईब्रो से ऊपर आप पूरे माथे के ऊपर ये चारों फिंगर्स टच कर लें। इतना टच करना है कि ज़ोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। बहुत ज़्यादा प्रेशर दें तो मार्मा पॉइंट्स एक्टिव नहीं होते। अच्छा, इससे 7 सेकंड तक आपने इसको होल्ड करना है, 7 सेकंड। आप काउंट कर सकते हैं, आप घड़ी दे सकते हैं, ये याद रखिएगा आपने सेकंड्स के हिसाब से चलना है। 7 सेकंड तक होल्ड करें और फिर 5 सेकंड आप इसको हटा लें हाथ को, 5 सेकंड रिलैक्स दें उसको। फिर आप 7 सेकंड तक दबाएँ और फिर 5 सेकंड हटा लें। फिर इस तरह 7 सेकंड दबाएँ। इस तरह आप कम से कम 5 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है वो 10 दफ़ा एक पॉइंट को करें। मैक्सिमम 10 टाइम एक पॉइंट को आप जो है वो प्रेशर देंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। फिर आप इसके बाद जो है वो
एक उँगली का फासला पैदा कर लें, दोनों हाथों को थोड़ा-थोड़ा आप राइट और लेफ्ट कर लें। दरमियान में आपके एक उँगली का फासला हो। इसी तरह फिर आप 7 सेकंड प्रेस करें और 5 सेकंड फिर आप रेस्ट दें। फिर 7 सेकंड रिलैक्स करें, प्रेस करें और 5 सेकंड रिलैक्स करें। फिर इसी तरह आप थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाएँ। ये आप 4 हिस्सों में यहाँ तक आएँगे, आपके जो आईब्रोज़ के कॉर्नर हैं, यहाँ तक आप आएँगे, माथे का जो एंड है। 4 हिस्सों में आपने आना है। यहाँ से शुरू करना है, पहले आपने 10 दफ़ा या 5 दफ़ा इसको जितना भी आप आसानी से कर सकें, 7 सेकंड आपने होल्ड करना है और 5 सेकंड रेस्ट देना है। फिर 7 सेकंड आपने होल्ड करना है और 5 सेकंड रेस्ट देना है और इस तरह ये आप दूसरे पॉइंट पे आ गए, ये तीसरे पे आ गए और ये चौथा आखिरी पॉइंट भी होगा। इससे आपके माथे के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ गई हैं या माथे के ऊपर लाइनें पड़ गई हैं, वो कम होना शुरू हो जाएँगी। अब आते हैं आँखों के इर्द-गिर्द झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आपकी आँखें अगर छोटी हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा और आँखों के इर्द-गिर्द झुर्रियाँ हैं, उनके 4 पॉइंट्स हैं। अगर आपकी आँखें बहुत छोटी हैं और आप चाहते हैं कि वो अंदर गई हुई हैं, बाहर निकल आएँ। अक्सर लोगों की आँखें अंदर चले जाती हैं, छोटी भी होती हैं और जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनकी आँखें और बुढ़ापे के साथ-साथ जितना बुढ़ापा आपका आएगा, वो आँखों से वाज़ेह होता है। याद रखिएगा किसी की एज देखनी हो तो उसकी आँखें देखी जाती हैं कि उसकी आँखें अंदर कितनी घुसी हुई हैं। जितनी आँखें अंदर घुसी होंगी वो उतना ही बूढ़ा आदमी है और जितनी आँखें उसकी बाहर की तरफ होंगी वो जवान है। तो आँखों को अगर आप जो है वो जवान रखना चाहते हैं तो अपनी आँखों को छोटी हैं और अंदर चली गई हैं तो पहले आप ये एक्सरसाइज करेंगे कि आँखों को खोलने की कोशिश करें, फुल खोलें इसको और मुसलसल जैसे ज़ोर लगाया जाता है खोलने के लिए, आप इसको खोल के रखें, फिर रिलैक्स कर लें। फिर खोलें आप आँखों को। जितना आप खोल के रोक सकते हैं मैक्सिमम उतना टाइम रोकें। फुल अपनी आँखों को स्ट्रेच करें, ये मसल्स को स्ट्रेच करें। पूरा खोलें जितना खोल सकते हैं और फिर रिलैक्स कर लें। ये आप एक्सरसाइज करें और इसके बाद प्रेशर पॉइंट शुरू होगा। आँख का जो ये कॉर्नर है, बिल्कुल कॉर्नर अंदर वाली साइड का, नाक की हड्डी के साथ। आप शहादत की उँगली के साथ यहाँ पे सिर्फ टच कर लें, नाक की हड्डी की तरफ। ऐसे हल्का-सा और वही टेक्नीक होगी 7 सेकंड आपने इसको होल्ड करना है, 5 सेकंड रेस्ट देना है और उसी तरह 5 दफ़ा कर लें या 10 दफ़ा कर लें मैक्सिमम। इस तरह आपने 7 सेकंड इसको दबाना है और 5 सेकंड रेस्ट। फिर आपने जो ऊपर वाली हड्डी है माथे की, आँख का सेंटर जो है, बिल्कुल आँख जहाँ आपकी आँख का सेंटर बनता है, वहाँ पे आप जो है वो इसको दबा लें। 7 सेकंड तक होल्ड करें और 5 सेकंड रेस्ट दे दें। फिर तीसरा पॉइंट जो है वो आँख का बाहर वाला कॉर्नर जो है, यहाँ पे आप 7 सेकंड आप यहाँ प्रेस करें, बिल्कुल कॉर्नर पे और ये हड्डी के ऊपर प्रेस करना है, आँख के बाहर जो हड्डी होती है। हल्का-सा आपने प्रेस करना है, 7 सेकंड और 5 सेकंड रेस्ट देना है। और फिर आँख का जो बिल्कुल सेंटर नीचे वाली जो हड्डी है आपकी, आँख के नीचे, यहाँ पर आपने हल्का-सा प्रेस करना है 7 सेकंड और 5 सेकंड रेस्ट देना है। ये आपकी आँखों की खूबसूरती के लिए 4 पॉइंट्स हैं। इससे अच्छा, आपकी आँखें एक एक खूबसूरत क्विकली दिखेंगी मैं और आपसे एक झुर्रियाँ और खत्म। चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि फेशियल फैट को रिड्यूस करने के लिए कोई ईज़ी योगा टेक्निक आप अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें, लेकिन क्विकली कीजिएगा बिकॉज़ हमारे पास वक़्त की किल्लत है। बहन, एक जो है वो चेहरे को कम करने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं कि यूँ ऊपर देखते हुए जॉ खींचते हैं ऊपर। ये डबल चिन के लिए भी करते हैं अक्सर। लेकिन ये बेसिकली इससे डबल चिन कम नहीं हो सकती। अगर आपने चेहरे को आपने कम करना है और आपका जो चेहरा फैला हुआ है नीचे से फैलता है, यहाँ से जॉ से, तो आप इसको कम करना चाहते हैं तो मैं एक एक ही एक्सरसाइज बताऊँगा। पहले अपने होंठ को ऊपर वाले होंठ के ऊपर लेके आएँ। ऐसे होंठ को अपने होंठ के ऊपर ले आएँ और पूरा ऊपर स्ट्रेच करें, यहाँ पे आपसे पूरा स्ट्रेच आएगा, फिर आप ऊपर ही देखते हुए राइट और लेफ्ट हल्का-हल्का स्ट्रेच करें, तो ये आपके जॉ के ऊपर जो चर्बी आ जाती है, ये आपकी गर्दन खत्म हो जाती है। अक्सर लोगों की गर्दन नहीं नज़र आती, हाँ उनका जी। चेहरा और शोल्डर आपके अच्छा, ये तो क ये किस अगर आप किस गर्दन वक़्त को करना है, कितनी दफ़ा करना है, ये भी बता दें? बहन ये जो है वो आप एक वक़्त में मैक्सिमम जो है वो 5 टाइम कर लें और जब आपका दिल चाहे आप कर लें, इससे कोई टाइम नहीं है और एंटी एजिंग कैसे है? अक्सर लोग एंटी एजिंग ऊपर को समझते हैं कि चिक्स जो है वो ऊपर की तरफ प्रेस करने से एंटी एजिंग हो जाएगी। एंटी एजिंग ऐसे नहीं होती, एंटी एजिंग ऐसे है।
आपके जो मसल्स हैं, अगर आप इनको यूं स्ट्रेच करेंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये साइडों की तरफ ऐसे अच्छा। साइडों पे आपने हल्का हल्का मसाज करना है, हल्का हल्का, जोर से नहीं। और ये जो चेक्स गिर जाते हैं, इसके लिए एक प्रेशर पॉइंट है बिल्कुल चेक्स के ऊपर, यहाँ पे आप हल्का सा प्रेस करें 7 सेकंड और 5 सेकंड छोड़ दें चेक्स के ऊपर। एज लाइन को और कम करने ये के लिए जो तमाम प्रेशर जो पॉइंट है। टेक्निक्स हैं, ये तमाम एक्सरसाइज जो हैं आपकी स्किन को रिजुविनेट कर सकती हैं, आपको जवान ऑब्वियसली दिखा सकती हैं, आपका एजिंग प्रोसेस जो है उसको स्लो कर सकती हैं, आपका फेशियल फैट अगर है उसको रिड्यूस कर सकती हैं। थैंक यू सो मच योगी नईम फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, अभी शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के हवाले से। हुकूमत ने एक सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो थी वो जारी की थी, और इस पॉलिसी के तहत ये अहकाम जारी हुए थे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का में जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के तवसत से होगा। लेकिन इस पॉलिसी को जो है वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है पामी की जानिब से, जो कि पाकिस्तान एसोसिएट ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन है। इनकी जानिब से पॉलिसी मुस्तरद की जा चुकी है, और इस हवाले से पामी का अपना मौक़िफ़ ये है कि माजी में भी ये पॉलिसी जो थी इसको नाफिज करने की कोशिश की गई, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर पॉलिसी जो थी वो नाकाम हुई। किन बुनियादों पर ये नाकाम हुई और अब मुस्तरद करने की वजह क्या है, इसमें किस किस्म से कन्फ्यूजन्स या लूप होल्स पाए जा रहे हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियाँ नवीद साहब शो में मौजूद होंगे, और साथ ही साथ नायब सदर पामी मियाँ अब्दुल रशीद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं मियाँ साहब आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप मुझे ब्रेक के दौरान भी ये तमाम मामला जो है इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। सो ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, ये पॉलिसी कहती क्या है, और किन किन वक्तों में ये पॉलिसी जो थी नाफिज हुई, उसके बाद नाकाम हुई? बुनियाद क्या थी जिस वजह से ये पॉलिसी जो थी सक्सेसफुली चल नहीं पाई? जी बिल्कुल, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पॉलिसी थी साबिक़ दौरे हुकूमत में, जिसमें आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दौर था, उसमें ये नाफ़िज़ की गई। और ये आइडिया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो साबका जो है दौर में जो प्राइम मिनिस्टर के कदम नशीर बरकी का ये आइडिया था। और इस आइडिया को जब नाफ़िज़ किया गया कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ है पंजाब में, जो लाहौर में कायम है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन करेगी, तो इस तो जब लागू किया गया तो इसमें बेशुमार वजूहात मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी वजह ये कि इसमें सीटें फिल नहीं होती और जो है वो सीटें खाली रह जाती हैं। जब सीट खाली रह जाती है, ना सिर्फ वो मुतलका निजी मेडिकल कॉलेज का नुकसान है, बल्कि एक सीट का नुकसान है, वैसे एक डॉक्टर भी नहीं बन सकेगा। तो ये तकरीबन 18-19 और 19-20 में जो ये नाकाम हुई, और इसमें एक मरतबा 118 और एक मरतबा 220 और गालिबन 230 सीटें खाली रह गई थी। फिर इसको जो है वो उसी दौरे हुकूमत में जब ये पूरे पाकिस्तान में नाफिज की गई थी, तो इसको फिर बंद करना पड़ा था। और ये केसेस बहुत ज्यादा हो गए थे और लोग जो है वो कोर्ट्स में चले जाते थे। चूंकि ये जब एडमिशन होता है तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, और ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो एडमिशन मेरिट पे तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास फीस नहीं होती। फिर वो कोर्ट और अदालतों का रुख करते हैं, कहते हैं जी कि हम फलाही रियासत में रहते हैं और हमें यहाँ पर जो है मुफ्त तालीम और तरबियत दी जाए, यहाँ पर मुफ्त तालीम मेडिकल की दी जाए। लेकिन ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। अगर कोई प्राइवेट तौर पर पढ़ना चाहता है, ज़ाहिर है फीस देनी पड़ती है, और जो निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ज़ाहिर है उनके अपने अखराजात होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में है तो गवर्नमेंट को चाहिए, अगर ये नाफिज ही करनी है तो फिर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को फंड अदा पे करे और ग्रांट पे करे, ताकि जो है वो मुफ्त तालीम दे सके। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन नहीं रहता, खासतौर पर पंजाब की वो जो फीमेल स्टूडेंट्स है जो डॉक्टर पढ़ना चाहती हैं, प्राइवेट सेक्टर में उनका मेरिट भी बनता है और उनके पास फीस भी है, अल्लाह ताला ने उनको दिया भी है, वसाइल भी है, लेकिन वो इसमें अपनी मर्जी के कॉलेज में, अपने मर्जी के शहर में दाखिला नहीं ले सकती, क्योंकि इसकी ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिस तरह सरकार के मेडिकल कॉलेज में बनाई जाती है। अगर आप लाहौर के रहने वाले तो आपका मुल्तान में या रहीम यार खां में आपका नाम आ जाएगा, तो जाहिर है एक जो फीमेल है वो जाहिर अपने ही सिटी में पढ़ना चाहती है। एक तो ये है, और इसके साथ जो है मैं ये भी बता दूं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें जब ये पोर्टल बनाया गया था और जब ये लागू की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से, तो उसमें बेशुमार जो है वो मसाइल थे। एक बड़ा मसला ये था कि जब अपग्रेडेशन होती थी स्टूडेंट की, अगर एक स्टूडेंट ए कैटेगरी के कॉलेज में है, वो अगर छोड़कर चला जाता है तो वहाँ पर सीट खाली होती थी, और बी कैटेगरी के लिए वहाँ पर अगर जाता तो उसने पहले ही फीस जमा करवाई होती थी। तो इस तरह जब 3 से 4 से 5 मेडिकल कॉलेज में फीस की मुंतकिली होती थी, और तकरीबन मैंने खुद देखा कि एक पूरा साल जो है वो इसी प्रोसीजर में लगता था, जिसकी वजह से जो है वो एक साल तो
स्टूडेंट एकेडमिक जो है वो अपनी क्लास का आगाज नहीं कर सकता। और इसके बाद जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट कोर्ट्स में जाते थे, वो भी कई सालों से केस चलते रहते थे। तो ये सारे मामलात है जो कि नाकामी की वजह बनी, और उसी दौर में जिन्होंने ये नाफज की थी उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया था कि ये एक नाकाम पॉलिसी है, इसको चलाने के लिए जो है वो बिल्कुल ठीक। मियाँ साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। मियाँ अब्दुल रशीद साहब नायब सदर पामी हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद है। मियाँ अब्दुल रशीद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हुकूमत की जानिब से, क्योंकि अभी निगरान सेटअप है, उनका ये काम नहीं, उनकी ये सवाबदीद नहीं कि वो इस तरह से पॉलिसीज़ जो हैं उनको जारी करें, लेकिन ये जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इसको जारी किया गया है, अब भी किया गया, और फिर इससे पहले जिस तरह मियाँ साहब भी बता रहे हैं, मियाँ नवीद साहब के तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी इसको नाफिज करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी का सामना रहा। इसमें हुकूमत को क्या फ़ायदा है? यानी कि एडमिशन नहीं होना है ना, वो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी करेगी तो जो फंड्स आएंगे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पास ही जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के पास ही जाएंगे। इसमें हुकूमत का क्या फ़ायदा है कि वो क्यों चाहती है इस पॉलिसी को नाफिज करना और एडमिशन्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के ज़रिए करवाना? ये अब्दुल रशीद साहब, आपको हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही जी। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत का इसमें क्या फ़ायदा है? जिस तरह से मियाँ नवीद साहब भी अभी हमें बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इसको नाफिज करने की, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को नाफिज करने की कोशिश की गई थी और उस टाइम नाकामी हुई थी। अभी निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप की ये तो सवाबदीद है ही नहीं कि वो इस तरह से पॉलिसीज़ का इजरा करे, और फिर एडमिशन्स ही होने हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज खुद करे या प्राइवेट कॉलेजेस खुद करे। ये हुकूमत का इसमें क्या फ़ायदा है? वो क्यों चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन्स करे, और इस पॉलिसी को नाफिज करना क्यों इस वक्त निगरान सेटअप चाहता है? फ़ायदा क्या है उनका? मियाँ नवीद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। आपने अगर मेरा सवाल सुन लिया है तो मैं यही सवाल आपसे कर देती हूँ, क्योंकि आई गेस किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पर मियाँ अब्दुल रशीद साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा रही। हुकूमत का क्या फ़ायदा है इस पॉलिसी को नाफिज करने में और एडमिशन्स जो हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए करवाने से? देखिए जी, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। इसमें एक बगैर किसी जवाब के, और मैं समझता हूँ कि ये एक तमाशा लगाया गया है। रातों रात ये पॉलिसी बनाई गई है। स्टेक होल्डर्स को तो किसी भी मुल्क की अगर बात करें या किसी भी सोसाइटी की बात करें, अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है, अगर या कोई कानून बनाया जाता है, तो उसमें मुतलका जो स्टेक होल्डर्स है उनको शामिल किया जाता है। रातों रात ये पॉलिसी बना दी गई है। और फिर इसमें मैं ये बता दूँ कि फायदा किसको है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा की जो वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन शहीद रटोर, उनको जो है वो उनके कुछ करीबी लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये ऐसा होना चाहिए। वो अपनी बादशाहत कायम रखना चाहते हैं। और आपका जो उनका काम है, ज़ाती तौर पर जो रिसर्च का काम होता है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में आपको बता दूं कि तकरीबन जब से प्रोफेसर एहसन शहीद रटोर बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा ने ज्वाइन किया है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के हालात ये आ चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो रिसर्च होनी है और एमफिल की जो डिग्री है और जो पीएचडी की डिग्री है, वो तो ये करते नहीं है जो इनका बुनियादी काम है। तकरीबन 1 साल से ये डिग्री बंद पड़ी है, जो इनका बुनियादी काम है। और जो काम इनको करना चाहिए वो ये करते नहीं है, और जिस काम को इनको नहीं करना चाहिए वो उसके अंदर ये इंटरफेयर करते हैं। अब ये पॉलिसी, इसमें रात भी स्वाइल दिए थे निगरान प्रोफेसर जुवेद अकरम जो है वो प्रोग्राम न्यूज नाइट में हमारे साथ मौजूद थे। उनका उनका ये कहना था कि इसके फीसेस बहुत ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेते हैं। तो अगर ये फीसेस ज्यादा लेते तो इसका एक पूरा निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान में मेडिकल काउंसिल एक रेगुलेट बॉडी है, वो इस निज़ाम को चेक करती है, वो इस सिस्टम को चेक करती है। अगर फीसेस ज्यादा लेते हैं तो वहाँ पर जो है वो पूरा वो जो बॉडी है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और उसके साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज फीस ज्यादा लेता है या कोई इस तरह का काम करता है जो कि मेरिट से हट कर, तो उसको बड़ा भारी जुर्माना किया जाता है एमडीसी की जानब से, और बगैर किसी जो है वो वजह के। और ये एक नाकाम पॉलिसी है जो कि हम इसको पहले साबित हो चुका है, ये तजर्बा हम कर चुके हैं। एक मरतबा फिर हम नाकाम तजर्बा करना चाहते सही। हैं। मुझे समझ से बालातर है कि ये क्यों करना चाहते हैं, क्या वजूहात है। एक सिस्टम चल रहा है। और ठीक है मियाँ साहब, आपने तो बता दिया कि इस वक्त जो है हुकूमत जो है वो अपनी बादशाहत, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो अपनी बादशाहत
चंद एक लोग जो हैं वो कायम रखना चाहते हैं, उसी वजह से ऐसा जो है वो किया जाना मकसूद है। हमारे साथ इस वक्त नायब सदर पामी एक दफ़ा दोबारा से स्काइप पर मौजूद है, मियां अब्दुल रशीद साहब। मियां साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हुकूमत ऐसा करना क्यों चाहती है? आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? मेरा ख्याल है हुकूमत ऐसा नहीं करना चाहती। कि अगर हुकूमत करना चाहती होती तो इसका बकायदा डिटेल मियां नोटिफिकेशन अब्दुल आना रशीद चाहिए साहब से था। दोबारा ये रब्ता तो करने की एक कोशिश लफ्ज़ करेंगे। व्यूअर्स, अभी हम पा शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि पामी ने हुकूमत की निजी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जो जारी करदा सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है, इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। निगरान सेटअप उनकी जानब से ये पॉलिसी जारी की गई, जो ऑलरेडी इससे पहले इस पॉलिसी का तजर्बा जो था वो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी किया जा चुका है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो दाखिले हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के तवसत से होंगे। और इसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मियां अब्दुल रशीद साहब नायब सदर पामी मौजूद हैं, मियां नवीद साहब ब्यूरो चीफ लाहौर रंग भी इस वक्त मौजूद हैं। मियां अब्दुल रशीद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हुकूमत क्यों ये पॉलिसी नाफिज करना चाहती है, जबकि ऑलरेडी एक तजर्बा नाकाम हो चुका है? और हुकूमत को इससे क्या मिलेगा अगर दाखिले यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के तवसत से हों? सो इसमें उनको क्या मिलेगा? व्हाट दे विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट? हुकूमत को कुछ भी नहीं मिलेगा, चूँकि ये वो पॉलिसी है जो कि नाकाम हो चुकी है गुज़श्ता 20, 21, 22 और 19, 20 में। ये 3 साल तक ये नाकाम रही है पर पॉलिसी, और हुकूमत के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बेसिकली जो अगर आप नोटिफिकेशन को देखें तो 5 सफ़े का नोटिफिकेशन है और आखिरी लाइन 2 लफ्ज़ लिखे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस। बस ये कोई, मुझे लगता है कि ये इंसर्शन हुई है। और वज़ीर आला पंजाब को इस पे गौर करना चाहिए कि ये किसी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है और हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, चूँकि इसमें इलीगैलिटी भी आती है। ये एक्रीडेटर की डिसीजन के ख़िलाफ़ है। 1 सितंबर तक सारा जो पॉलिसी है वो नोटिफाई होनी थी, 27 दिन ये लेट हो गई है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने एप्लीकेशनें लेना शुरू कर दी हैं और 5-5, 6-6 हज़ार एप्लीकेशन हर कॉलेज के पास आ चुकी हैं। दूसरा, किसी भी लिस्ट में जो यूएचएस का प्रॉस्पेक्टस है उसमें किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं है। गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन में सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी डिफाइन ही नहीं की गई कि व्हाट इज़ सेंट्रल इंडक्शन। ना ये पीएमडीसी की डोमेन में है, ना ये यूएचएस की डोमेन में है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट की डोमेन में है। अच्छा, मियां अब्दुल सिस्टम रशीद फेल साहब, हो मैं गया आपसे है एक और उसको। चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी दाखिलों के लिए आप कह रहे हैं एप्लीकेशंस लेना शुरू हो चुके हैं, एडमिशन्स जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में राइट नाउ जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, हो रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है। लेकिन मतलब अभी जी, स्टूडेंट्स के लिए भी ये कन्फ्यूजन है। ऑब्वियसली आपकी जानिब से, पामी की जानिब से ये पॉलिसी तो मुस्तरद की जा चुकी है, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि क्या हुकूमत इस मुस्तरद करने को एक्सेप्ट भी करती है या नहीं करती है? अगर हुकूमत एक्सेप्ट ही नहीं करती तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप? इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई अहकामात हैं, कोई गाइडलाइन है, क्या होगा? देखिए जी, स्टूडेंट्स अगर अपने चॉइस के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन जारी रखें। इंशाल्लाह ये फ़ैसला हो जाएगा। हमारी वाइस चांसलर साहब के साथ भी मीटिंग है 2-3 दिनों के अंदर, और हम चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी मिलेंगे, हेल्थ मिनिस्टर को भी मिलेंगे। और उन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, लेकिन हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे और उनको बताएंगे कि इसके क्या मुज़मरात हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। और जो जो हक के काम बच्चे का है, जिसने के दाखिला लेना है, वो हक हमने छीन लिया है कि उसको हम ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से मुख्तलिफ कॉलेजों में धकेले। बिल्कुल ठीक। अच्छा मियां नवीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस में इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स हो रहे हैं, इनकी डेट कब से कब तक है? और अगर इस दौरान अगर फैसला नहीं होता तो फिर बच्चे जो हैं वो पोर्टल के ज़रिए ही अपने एडमिशन्स करवाएं जिस यूनिवर्सिटी में, मुतल्लिका यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में वो दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं? पीएमडीसी के जो रूल्स है उन रूल्स के मुताबिक जो है वो ये
1 सितंबर से इन्होंने जो अपने प्रोसीजर मुकम्मल करना था और उसके बाद फिर जो है वो ये अपना पोर्टल खोलकर हर मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन करने थे। चूंकि अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानब से भी जो है वो निगरान पंजाब हुकूमत की जानब से भी पॉलिसी जारी कर दी गई है। तो अब स्टूडेंट जो है वो गुम की सूरत हाल में इस वक्त किस वक्त मुश्किल करना क्या है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये जो जिस तरह पानी का कहना है कि ये वफाकी हुकूमत के मुताबिक उन्होंने अपना प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया है और अब उनके जो दाखिले का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अभी दाखिले मुकम्मल तो नहीं हुए, लेकिन इसका सिलसिला एक शुरू हो चुका है। तो दूसरी जानब यूनिवर्सिटी की जानब से भी कह दिया गया है, तो उसमें अभी जो लिस्टें लगनी है इसमें कभी टाइम दरकार है। अभी पोर्टल के अंदर जो है उसको अप्लाई भी करेंगे, लेकिन ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि स्टूडेंट उसमें जो है वो काफ़ी ऐसी सूरत में चले गए हैं कि वो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो इसके ऊपर जो है मैं यही समझता हूँ कि निगरान पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर स्टेक होल्डर के साथ बैठकर जो है वो इस मामले को हल करना चाहिए। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी को असल सूरत का नहीं पता होगा कि ये पॉलिसी कब आई थी, कैसे आई है, और ये कुछ लोगों ने रातों रात बैठ कर जो है ये सारा कुछ किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कम से कम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठाना चाहिए था। और एक मुलाकात भी हो चुकी है पार्टी के वफद की निगरान सेहत प्रोफेसर जवेद अकरम से। उस मुलाकात में उन्होंने बीएमडीसी के प्रेसिडेंट को कहा भी था कि ये जो मामला है इस तरह नहीं हो सकता। और मैं इसमें आपको ये भी बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब ऐसा कर रहा है और पाकिस्तान के दीगर 3 सूबे जो है या बाकी सूबे हैं वो ऐसा नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ये ऐसा हो रहा है। और इस मामले को जो है फौरी तौर पर टेकअप करने की, इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब, मियां अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस